हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। बात करेंगे वर्ल्ड इंडाइसेस की, मार्केट में क्या हुआ और टॉप न्यूज़ेस की जो आपके पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हो। तो बात करेंगे, यहाँ पर आपको इंडाइसेस दिख जाएंगी, ठीक है। नैस्डैक 3% ऊपर बंद हुआ है, मेनली बिकॉज दो रीजन हो सकते हैं। एक तो वॉर का खत्म होना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि वॉर खत्म हो गया। हालांकि ईरान के मिनिस्टर का ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि अभी एकदम सब समाप्त हो गया। ऑल्दो स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक बारी के लिए खोल दिया गया है, जिससे ऑयल प्राइसेस गिरे हैं। ऑयल प्राइसेस 83 पे आ गए हैं, इस वजह से शायद मार्केट ऊपर हुआ हो। सेकंड चीज हो सकती है, वहां के फेड के मिनिस्टर, वहां के फेड की मीटिंग है 17 तारीख को, तो वहां की शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रही हो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरे। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाती है। ये सिंपल रिलेशन आपको मैंने बताया था, ठीक है। दूसरी बात करेंगे ऑयल की। ऑयल 83 पे आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉर अगर एक बारी के लिए समाप्त हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर खुल गया है, तो क्या ऑयल 60, 65, 70 पे वापस आ सकता है? नहीं। इसके तीन कारण हो सकते हैं कि ऑयल इस रेट 83 के आसपास या 80 के आसपास क्यों स्टे कर सकता है। पहला रीजन जो उन्होंने बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ शिप्स जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उस तरफ फंस गई हैं, वो एक तो वापस जाएंगी, डीलोड करेंगी अपना पेट्रोल, जो उनके पास पेट्रोल है, और उसे वापस भर के लाने में करीब करीब 3 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि एक बारी के लिए सप्लाई का कंस्ट्रेंट रहेगा। जब भी सप्लाई कंस्ट्रेंट में रहेंगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो ऑयल प्राइसेस ऊपर आएंगे। सेकेंड चीज क्या है कि इतने मिसाइल बॉम्ब अटैक जो भी हुआ है, उसकी वजह से काफी डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो आप ऐसा नहीं है कि रातों रात सही कर देंगे, उसे हफ्ते और महीने लग सकता है, जिसकी वजह से दोबारा से ऑयल प्राइसेस, ऑयल की सप्लाई कम रहेगी। थर्ड कारण क्या हो सकता है आपका कि एक आपके ऑयल रिजर्व रखता है हर देश अपने पास, जो वो इमरजेंसी पड़ने पर यूज करता है। इंडिया में भी वो ऑयल रिजर्व है, यूएस में भी ऑयल रिजर्व है, और ऐसे दूसरे देशों में भी ऑयल रिजर्व है। अब जब ये संकट आया था तो सबने, हर देश ने अपने ऑयल रिजर्व यूज करे। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल रिजर्व जो है वो बहुत मिनिमम, बहुत कम लेवल पे आ गए, जिससे उन्हें दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। रिफिल करने के लिए डिमांड फिर से ज्यादा जाएगी, सप्लाई लिमिटेड है। डिमांड ऊपर, सप्लाई लिमिटेड, इससे क्या होगा, प्राइसेस फिर बढ़े रहेंगे। तो मैंने आपको तीन कारण बताए कि ऑयल क्यों इस रेट पे रह सकता है, ठीक है। सेकंड न्यूज की हम बात करेंगे तो वो इंडियन मार्केट से आ रही है। इंडियन मार्केट में पैसेंजर व्हीकल की सेल्स करीब 27% ऊपर आई है। अब इससे आपके पोर्टफोलियो को क्या लेना देना? जब भी इतना तगड़ा नंबर, इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आता है, तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मार्केट में डिमांड अच्छी है। मतलब मार्केट में लोग खर्चा करने को रेडी है, विच इज कंज्यूमर की स्पेंडिंग आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। और इससे आप अपने पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं, अगर आप कोई कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट रखते हैं तो वहां पर भी अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि हाँ, शायद वहां भी अच्छी सेल आ जाए, ठीक है। अब बात करेंगे अगर इम्पैक्ट की, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अगर सेल बड़ी है आपके, व्हीकल ज्यादा बिके हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है कि एक फैक्ट्री अगर 100 गुड्स बना सकती है, तो एक बारी अगर वो 30 गुड बना रही है, बिकॉज डिमांड 30 की है, तो उसका फिक्स्ड एक्सपेंस एक लिमिट तक होगा। मान लीजिए एक्स अमाउंट होगा, 30 से अगर वो 50 या 70 गुड्स बनाने लगेगी, तो फिक्स जो कॉस्ट है उसकी, वो घट जाएगी, जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं इससे। और तो आप बताइए इसके बाद कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसी प्राइवेट व्हीकल की कोई कंपनी हो जो गेन कर सकती है या नहीं, ठीक है, जो आपके पोर्टफोलियो में है नहीं। एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर, मतलब 100 कारें बिकी हैं तो उसमें से उनका 40% मार्केट शेयर हुआ है, 42%, जो कि पिछले साल था 39 समथिंग। ये अच्छी बात है। आपको अगर कोई आप कंपनी खरीदते हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो ओवर द ईयर, ओवर द टाइम, क्या वो मार्केट शेयर गेन कर पा रही है अपने कॉम्पिटिटर से, कहीं वो हार तो नहीं जा रही, कहीं वो पिछड़ तो नहीं जा रही। अगर ऐसा होता है तो उस कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी ना हो जो मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली लूज कर रही है। ये थी आपकी दूसरी खबर। तीसरी खबर आ रही है आपकी डब्ल्यूपीआई से। डब्ल्यूपीआई ने कल अपना नंबर आया है, डब्ल्यूपीआई का, डब्ल्यूपीआई यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स 9.68% ऊपर आया है। अब इससे आपके पोर्टफोलियो को क्या लेना देना? 9.68%, ये माने कि 10% अगर माने, तो आपके पोर्टफोलियो में जो कॉमोडिटी प्लेयर्स हैं, कॉमोडिटी कंपनीज हैं, जो
रॉ मटेरियल लेती हैं, उसे थोड़ा बहुत चेंजेस करती हैं और आगे बेच देती हैं, उनके मार्जिन पे डायरेक्ट असर आ सकता है। मार्जिन पे डायरेक्ट असर आएगा तो स्टॉक के एक बारी के गिरने के चांसेस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल हो सकते हैं। तो आपको बेचना नहीं है जल्दी से, आपको थोड़ा अपना सब्र रखना है और बनाए रखना है सब्र, ठीक है। कुछ कंपनी जो इम्पैक्ट हो सकती हैं इसमें केमिकल, टेक्सटाइल जैसी कंपनी इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है जो कमोडिटी प्ले है। अगली न्यूज की बात करेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट का नंबर आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंबर आया है, वो करीब करीब 28, डिफरेंस जो उनका आया है वो करीब $28 बिलियन का है। यानी कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जितना आप बाहर निर्यात करते हैं और आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनका डिफरेंस जो है, मतलब 100 रुपए आपने एक्सपोर्ट करा, 60 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 40 रुपए का फर्क आया है। तो यहाँ पर हमने 40 रुपए ज्यादा सामने वाले को पे करे हैं कमाने से, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इस पे रुपी पे डायरेक्ट असर आता है। अगर आप बाहर पैसा भेजे जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, रुपी को बेचकर डॉलर को खरीद रहे हैं बाहर का सामान खरीदने के लिए, राइट। आप रुपी को बेच रहे हैं बिकॉज आपको रुपी के बदले डॉलर खरीदना पड़ रहा है, डॉलर खरीद के आप बाहर से डॉलर में सामान खरीदते हैं, राइट। तो वहां पर आप रुपी बेच रहे हैं, इससे रुपी पर असर आ सकता है और रुपी और गिर सकता है वैल्यू। तो आपको देखना है कि आप कोई ऐसी कंपनी होल्ड करते हो जो रुपी के गिरने से प्रॉफिट कर सकती है या लॉस कर सकती है। आईटी कंपनीज बाहर से पैसा अंदर लेके आती हैं देश में, तो अगर रुपी गिरता है तो उन्हें सबसे पहले प्रॉफिट होता है। तो आप देखना चाहिए आपको कौन से, आप पोर्टफोलियो में आप कौन से टाइप के स्टॉक्स होल्ड करते हैं। अगली न्यूज आ रही है वेदांता की। वेदांता के मार्केट शेयर जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, वो करीब करीब 63,000 करोड़ के आसपास से बढ़ गया है। मेनली क्योंकि उन्होंने अपने जो डीमर्जर लाए हैं, जो एक स्टॉक को उन्होंने 5 हिस्सों में तोड़ दिया है, उसकी वजह से। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि जब आप एक कंपनी के अंदर 5 बड़े बड़े बिजनेस रखते हैं तो लोग उसे सबसे जो खराब बिजनेस होता है उसकी कंपनी के अंदर, उसके रेट पर खरीदते हैं, ठीक है। ये हमेशा से हुआ है। तो जब आप कंपनी को बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ देते हैं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो हर कंपनी का अपना अलग वैल्यूएशन होता है। उसकी वजह से जो अच्छा बिजनेस होता है उसे अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, जो बुरा बिजनेस होता है उसे बुरा वैल्यूएशन मिलता है। इसी की वजह से इनका करीब 63,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक आए हैं डीमर्जर के बाद, और आपको कौन से स्टॉक रखने चाहिए और नहीं रखने चाहिए। पहले तो आपको सब रखने पड़ रहे थे बिकॉज आपका एक ही बिजनेस था और इसी में सारे बिजनेस थे, एक ही स्टॉक था। तो आपके पास 5 डिफरेंट स्टॉक है, आपको सोचना चाहिए कि कौन सा कॉमोडिटी प्ले है, कौन सा एक अच्छा बिजनेस है और कौन सा बुरा बिजनेस है जिसे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। आज की न्यूज यहीं तक थी। हमें अपने सुझाव दीजिए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।